बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और जिस टॉपिक का नाम है क्राइटेरिया फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्राइटेरिया, तो कुछ उसूल है, कुछ शराइत है, कुछ ज़वाबित है। किसके लिए है? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए है। सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन का होना जरूरी है। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन का होना जरूरी है। देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए एट द सेम टाइम, simultaneously at the same time। सो देखिए, अगर आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम नॉट एग्जिस्ट। देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम नॉट एग्जिस्ट in a irreversible reaction, यूनिसाइड रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है। देखिए, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से है जिसमें के केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है? तो सबसे पहले आपके पास है कंबस्चन। देखिए, ये कंबस्चन जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें के केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, अगर आपके पास है मीथेन और ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप इसकी कंबस्चन करते हो या फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है, सो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, आप कंबस्चन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब होगा क्या? यहां रिएक्टेंट को हम एनर्जी देते हैं, यहां रिएक्टेंट है, ये वाला आपस में रिएक्टेंट है। देखिए, ये रिएक्टेंट है, इसको जो एनर्जी मिलती है उसको हम एनर्जी इन कहते हैं। इसको हम कहते हैं एनर्जी इन। गौर से सुन ले, एनर्जी इन कहते हैं। और जब आपस में एनर्जी इन जो है वो बॉन्ड ब्रेक के लिए यूज होता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी आउट। सो यहां से एनर्जी जो है वो आउट होती है, एनर्जी आउट होती है। तो जब भी रिएक्शन होता है तो एक एनर्जी इन होती है और दूसरा एनर्जी आउट होता है। सो देखिए, कंबस्चन में आउट एनर्जी, देखिए एनर्जी आउट, ये देखिए एनर्जी आउट, गौर से देखिए, ये बहुत 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 ज्यादा होती है एनर्जी इन से।
इन ब्रेकिंग के लिए आउट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्रोडक्ट के पास एनवायरमेंट कंडीशन उतनी एनर्जी नहीं दे पाता है ताकि वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए सिमिल्टेनियसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी आउट जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनर्जी इन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के लिए आउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए होता है। सो कंबस्टन एक्सोथर्मिक है, जब ये वाला बनता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। हाँ, हम थोड़ा सा एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इसको देते हैं, जिसको हम एनर्जी इन कहते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, रिएक्शन खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली आगे को जाता है। सो कंबस्टन में क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी आउट बहुत 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 ज्यादा होती है एनर्जी इन से। इसीलिए एनवायरनमेंट या कंडीशन जो है वो इस तरह नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दे। सो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। सो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है। दूसरा आप देखें, जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो आपके पास है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये देखिए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट और ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो होगा क्या, बनेगा आपके पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है और यहां पर सिल्वर क्लोराइड पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट बनता है, टेहनीशिन होता है, ये वापस रिवर्स नहीं होता है। यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और प्रोडक्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है ताकि वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपके पास है। तीसरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गौर से देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये आपके पास एक्सोथर्मिक है, यहां आपके पास साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो ये याद रख के यहां एनर्जी आउट बहुत बहुत ज्यादा होती है एनर्जी इन से। ये एनवायरमेंट से एक्टिवेशन एनर्जी ले लेता है, रिएक्शन आगे को प्रोसीड करता है, लेकिन यहां पर बहुत ही एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोडक्ट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है ताकि वो एनवायरमेंट से ले ले और वापस वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती है। इसीलिए ये आपके पास यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है। और यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी आउट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है एनर्जी इन से। तो ये आपके पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल्स। कुछ इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन भी जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सबसे पहले फर्स्ट जो है वो जरूरी है क्या कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो। और रिवर्सिबल रिएक्शन में दूसरा देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन में आपके पास
एक एनर्जी इन, ये एनर्जी इन और एनर्जी आउट, यहां पर एनर्जी इन और एनर्जी आउट दोनों साइड की क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी इन और एनर्जी आउट ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, एनर्जी इन और एनर्जी आउट सेम होती है। सपोज आपके पास जो है रिएक्टेंट है, ये वाला रिएक्टेंट है, यहां ए बी बनता है, इससे ए बी बनता है, यहां पर गौर से देखिए, तो यहां आप एनर्जी इन देते हो, यहां से एनर्जी आउट जाती है। अब अगर इसको आप इसमें कन्वर्ट करते हो तो फिर आप इसको एनर्जी इन दोगे, ये जब बनेगा तो एनर्जी आउट, तो अप्रोक्सीमेटली एनर्जी इन और आउट की बात जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, किस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। अब देखिए, इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन का होना जरूरी है, बाई डायरेक्शनल रिएक्शन का होना जरूरी है। नंबर टू क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है, क्लोज्ड कंटेनर का होना जरूरी है, क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। सपोज आपके पास है नाइट्रोजन और आपके पास है हाइड्रोजन, और ये आपके पास बनाता है अमोनिया, NH3 अमोनिया बनाता है रिवर्सिबल में। अगर यहां कोई क्लोज कंटेनर ना हो तो ये तो प्रोडक्ट बनता चला जाएगा, दूर दूर मॉलिक्यूल्स भागते जाएंगे और वो वापस कंबाइन नहीं होता है ताकि वो क्या है, इस रिएक्टेंट को वापस बना ले। सो आपके पास एक यहां पर जो एनर्जी इन और आउट होती है, यहां एनर्जी इन आउट होती है, अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, लेकिन इसके साथ साथ क्लोज कंटेनर का होना वो बहुत ही जरूरी होता है। तो ये आपके पास है कि क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है, ये याद रखिए, क्लोज कंटेनर का होना जरूरी है। 4 नंबर पॉइंट्स पे हम आते हैं, वो ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट या फिर आप देखिए स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए RTN, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए स्पीड जो है वो बराबर होती है किसके लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। देखिए बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। अब देखिए इसमें आपके पास रेट या स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to the speed of backward reaction। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये एक जरूरी शर्त ये है कि अगर आप चाहे कि आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम हो तो ये याद रखिए, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, देखिए रेट फॉरवर्ड जो है वो बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के या रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। दूसरा याद रखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है या प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट may or may not be equal, ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कंसंट्रेशन, ये देखिए ये कंसंट्रेशन है, शॉर्ट लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में और मे नॉट बी इक्वल। कभी कभी यू होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होता है देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। बास केसेस में कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट जो है वो कम होता है देन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, और बाद में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये तीनों सिचुएशन जो है वो होते हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी चीज क्या है कि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट यह है कि नो चेंज अकर, कोई चेंज नहीं होगा इन द कंसंट्रेशन of equilibrium mixture। ये याद रखिए, इक्विलिब्रियम मिक्सचर से क्या मुराद है। सपोज आपके पास है, यहां पर लिख लेता हूं, ये नाइट्रोजन है, यहां पर आपके पास हाइड्रोजन है, यहां आपके पास बनता है अमोनिया। ये देखिए ये अमोनिया क्लोज कंटेनर में है। तो अगर आपके पास ये 0.4 मोल है और ये 0.3 मोल है और ये आपके पास 0.7 मोल है, सो इक्विलिब्रियम जब पहुंचता है तो इनकी कंसंट्रेशन में कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये उसमें जाता है तो वो स्पॉन्टेनियसली वो वापस बैकवर्ड आता है, तो वो इसकी अगर कमी है तो वो इसकी कमी को पूरा करता है, और अगर ये यहां पर आता है तो ये फॉरवर्ड को जाता है, उसकी कमी को पूरा करता है। सो याद रखिए आपके पास जो है कंसंट्रेशन इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के स्टेट पे कंसंट्रेशन इट विल रिमेन द सेम, ये रिमेन द सेम होता है। नो चेंज अकर इन द कंसंट्रेशन एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाता है। इसकी कंसंट्रेशन में किसी किस्म की चेंज नहीं आएगी एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम और ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है, जो कांस्टेंसी है, इट विल रिमेन द सेम, ये रिमेन द सेम होगी। अब देखिए एक और छठे पॉइंट की तरफ जाना चाहते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसको लिख ले। हम जाना चाहते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ कि ये याद रखिए केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट, देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर एट द स्टेट ऑफ मोशन, वो मोशन की सूरत में होता है। इसीलिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये नेवर सीज, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। नेवर सीज, कभी भी खत्म नहीं होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये आपको हमने बताना था। अब फर्दर हम जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं
पॉइंट नंबर 7 वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 7 को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 7 क्या है? वो ये है कि याद रखिए, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है? डेल्टा एच एंथैल्पी वो 0 के बराबर होती है। अब देखिए डेल्टा एच किस तरह से 0 के बराबर होती है। सपोज अब आपके पास है, यहां पर ए है प्लस बी और बी आपस में मिलके ये बनाता है ए बी बनाता है। सो सपोज अगर यहां आप एनर्जी इसको दोगे, एनर्जी इन, तो यहां बनने के बाद एनर्जी आउट। अब देखिए, इसको अगर इसमें शिफ्ट करोगे तो उतने ही एनर्जी इन दोगे जितने के यहां पर है, और ये उतना ही एनर्जी आउट करेगा जितना के यहां पर है। सो होगा क्या? चेंज इन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होता है। ये याद रखिए। आपको ये भी बता दूं कि एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये वो एनर्जी, यूजफुल एनर्जी होती है टू डू वर्क, जिसके थ्रू काम किया जाता है। अगर गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव में होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, अगर पॉजिटिव में होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर गिव्स फ्री एनर्जी 0 होती है तो ये याद रखे वो एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव करता है। वो रिएक्शन फॉरवर्ड को भी जाता है, बैकवर्ड को भी जाता है। याद रखे, इस पे इंशाल्लाह थर्मोडायनामिक में एक तफसील के साथ बहस होगी। तो गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है। यहां ये एंथैल्पी है और ये एंट्रोपी है। इंशाल्लाह उसको अपनी जगह पे एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास है कि एट द सेम टेम्परेचर 9 नंबर, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है उसका जो कलर होता है वो कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी होती है। किसकी? कलर की। एक कलर भी खास किस्म का कलर होगा। इट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, खास किस्म की डेंसिटी होगी। एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एक खास किस्म का प्रेशर भी होगा। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये खास किस्म का क्या होता है? ये कलर होता है। कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ कलर, डेंसिटी, प्रेशर, ये होती है, एक खास किस्म की होती है एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब 10 नंबर पॉइंट्स की तरफ आते हैं, और वो पॉइंट ये है कि पॉजिटिव catalyst can have same effect, will have same effect on both direction। देखिए, अगर आपके पास कोई कैटलिस्ट एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हो, तो अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन को
अगर तकवीयत देता है तो इसी तरह से वो पॉजिटिव कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन को भी तकवीयत देगा, उसको भी आगे लेके जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन को भी आगे लेके जाएगा। इट विल हैव सेम इफेक्ट। और याद रखिए, अगर ये कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक 11 नंबर पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं क्राइटेरिया में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पॉइंट कौन सा है द रिएक्टेंट। देखिए ये 11, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट will have same constancy whether the reaction is started from any side। सपोज आपके पास यहां हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। सो गौर से देखिए, यहां इसकी आपके पास है कंसंट्रेशन 0.4 है, सपोज यहां पर 0.2 है, सपोज यहां पर 0.7 है। ये इस किस्म का, यहां ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। और अगर हम इसको इस तरह से ले ले कि ये जो है, ये अमोनिया को हम रिएक्टेंट ले ले और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को प्रोडक्ट में ले ले, तो यहां पर वही कंसंट्रेशन होगी जो कि यहां पर मौजूद है। ये देखिए, सेम कांस्टेंसी, इट विल शो सेम कांस्टेंसी। और ये याद रखे, रिएक्शन विल बी स्टार्ट फ्रॉम ईदर साइड, और दोनों साइड से ये एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे आएगा और वहां पर इसकी कांस्टेंसी सेम रहेगी। अब देखिए, हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, दो किस्म के होते हैं, दो किस्म के केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। अब इक्विलिब्रियम जो है वो दो किस्म के हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। एक आपके पास होता है क्या, केमिकल क्या नाम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं, इक्विलिब्रियम दो किस्म के हैं। एक आपके पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा आपके पास होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, गौर से देखिए, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, In a chemical equilibrium, reactant and product may be in a different physical state, यानी डिफरेंट स्टेट में होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस डिफरेंट होते हैं। जबकि फिजिकल इक्विलिब्रियम will have same substance
देखिए इसमें आपके पास होते हैं सेम सब्सटेंस, सब्सटेंस सेम होते हैं। किस तरह से? अब देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम, अगर आपके पास वाटर है या आपके पास H2O गैस है और ये H2O आप इसको लिक्विड में लेके आना चाहते हो, सो ये याद रखिए ये जो है ये कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन, ये याद रखिए ये कंडेंसेशन होती है। और अगर आपके पास ये लिक्विड वापस गैस में आता है, सो अब इसको वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। सो ये याद रखिए यहां पर सब्सटेंस क्या है, यहां सब्सटेंस जो है वो ये याद रखिए दोनों सेम किस्म के सब्सटेंस है, दोनों वाटर है। तो इस वजह से फार्मूला में किसी किस्म का चेंज नहीं आता है। यहां केमिकल इक्विलिब्रियम में फार्मूला चेंज आता है, और जब फार्मूला चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में नो फार्मूला चेंज, कोई किसी किस्म का केमिकल चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस रिमेन द सेम। सो इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिटवीन कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन। इसी तरह से अगर आपके पास H2O है, वो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, और यहां आपके पास सपोज H2O है और वो सॉलिड स्टेट में है, सो यहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है सॉलिड और लिक्विड स्टेट के दरमियान। तो अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग प्रोसेस है। और सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। सो अब देखिए ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सो इसमें रेट ऑफ फ्रीजिंग रेट ऑफ फ्यूजन के बराबर होता है, इसमें रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ वेपोराइजेशन के अगर बराबर हो तो ये फिजिकल चेंज लाता है। तो ये आपके पास है। इसी तरह से सपोज अगर आपके पास H2O है, ये सपोजिशन है, सपोजिशन है, अगर गैस है आपके पास और वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन है। और अगर सॉलिड वापस गैस में आता है तो इसको हम कहते हैं कि ये सब्लिमेशन है, ये सब्लिमेशन है। हो सकता है कि इसका रेट, हो सकता है ये सिर्फ आपको इसका रेट, ये सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर सकता है कि इसका रेट फॉरवर्ड और रेट ऑफ सब्लिमेशन रेट ऑफ डिपोजिशन के बराबर होता है, या स्पीड, रेट से मुराद है स्पीड, इसका स्पीड इसके स्पीड के बराबर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो दो किस्म के हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में सब्सटेंस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल। और एक होता है हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सो होमोजीनियस, सपोज ये हाइड्रोजन है, गैसियस स्टेट में है, सेम फेज में है, ये फेज की बात है, यहां पर सेम फेज है, स्टेट और फेज में फर्क होता है, ये याद रखिए। यहां पर आपके पास इसका फेज डिफरेंट फेज होता है, ये डिफरेंट फेज का होता है। सो आपके पास हाइड्रोजन है और ये आपके पास नाइट्रोजन है, सो ये गैसियस स्टेट में है। देखिए यहां आपके पास है अमोनिया बना, सो देखिए फार्मूला में चेंज आ गया,
तो अब फार्मूला में चेंज आ गया, तो ये एक केमिकल चेंज है, और ये केमिकल चेंज जो है यहां एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर है। दूसरा ये कि ये होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है। क्यों होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम है? इसलिए कि ये आप देखें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो सेम गैसियस स्टेट में मौजूद है। और अगर आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो, सपोज ए है आपके पास गैसियस फॉर्म में है, आपके पास बी है वो भी गैसियस फॉर्म में है, इससे सी बनता है और वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है। सो यहां पर जो है ये आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, या फिर ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये आपके पास हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है। सो ये याद रखिए, हमारे पास इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ मास एक्शन में, और ये भी बताऊंगा आगे कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो वो याद रखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम इग्नोर करते हैं किसको कंसंट्रेशन ऑफ पेवर लिक्विड और पेवर सॉलिड, इसमें इसकी किसी वैल्यू में इसको हम इग्नोर करते हैं। सो दिस इज द टोटल स्टोरी about the criteria for the chemical equilibrium. So thank you for watching this video. Allah Hafiz.